प्यारे बच्चों, मैं सरस्वती दत्त आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है, मैं नमक का आपको पढ़ा रही थी। नमक लेखिका इसका रज़िया सज्जाद जहीर है और इसका जो है कहानी आपको करा रही थी। मैं इसको समरी मैं बता रही थी, शॉर्ट में सारांश बता रही थी। और जैसा कि आपको पता है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया है, अब ये सेकंड पार्ट। तो मैंने आधी उसमें कराई है और ये सेकंड पार्ट है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि जो लेखिका है वो अपने पड़ोस में जो है कीर्तन में गई है। वहाँ उसकी माँ की हम शक्ल जो है सिख बीबी दिखाई देती है और वो उनकी बहू उनका परिचय कराती है। बोलती है कि ये जो है मुसलमान है और हमारे पड़ोस में रहती हैं और ये जो है अपने भाई के यहाँ कल लाहौर जा रही हैं। तो जब ये वाली बात बताती हैं तो सिख बीबी के लाहौर का नाम याद आते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है लाहौर बहुत याद आता है, वहाँ का खाना, वहाँ के सैर सपाटे, वहाँ के लोग सब मुझे याद आता है, क्योंकि सिख बीबी का जन्म लाहौर में ही हुआ था। और सिख बीबी जो है सौगात के तौर पर लेखिका से लाहौरी नमक लाने के लिए कहती हैं और उन्हें सब याद आता है। इकबाल का मकबरा याद आता है, लाहौर का किला याद आता है। ठीक है, तो इंसान अपनी जिस जगह पे उसका जन्म होता है, जहाँ उसका बचपन बीता होता है, वो उस जगह को कभी भी नहीं भूल पाता। और उसकी याद आते ही सिख बीबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेखिका उनसे वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो, वो उनके लिए थोड़ा सा लाहौरी नमक जरूर लेकर आएंगी। और ऐसा उनसे वादा करके वो जो है लाहौर के लिए अपने भाइयों के पास मिलने के लिए निकल जाते हैं। लगभग 15 दिन वहां पर रहती हैं। उनके भाई जो है खुद पुलिस में होते हैं, तो उनको बोलते हैं अगर आप ये नमक लेके जाओगी, भारत में वैसे भी नमक की कोई कमी नहीं है, अगर लेके जाओगी तो ऐसा करने से आपको कस्टम अधिकारी आपके सामान की जांच करेंगे, तलाशी लेंगे और यदि आपके उस पे नमक निकला तो आपको जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा और आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। तो जिसके तहत ऐसा सुनकर जो है सोफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कहा मैं यह जो नमक है इसको चोरी छिपे नहीं ले जाऊंगी, बल्कि इसको है खुलेआम लेके जाऊंगी। ठीक है, तो उसने तय किया कि वह प्रेम की सौगात चोरी से नहीं ले जाएगी। अतः उसने नमक की पुड़िया निकाल कर बैग में रख ली। ठीक है, बैग में रख ली। सामान की जांच के बाद रेल की रेल चलकर उसने कस्टम जब वो सामान की जांच के बाद जो है वो रेल जो है चल पड़ी, उसने कस्टम अधिकारी को अपनी समस्या बताई। ठीक है, उसने कस्टम अधिकारी को अपनी समस्या बताई। समस्या से पहले साफिया ने पूछ लिया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, है ना। अधिकारी ने अपना वतन दिल्ली बताया। वो पाकिस्तान का था, लेकिन पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी था, लेकिन उसने अपना वतन किसको बताया? दिल्ली को बताया। दिल्ली मतलब दिल्ली को बताया। इस आधार पर साफिया की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। उसने अपनी बैग से पुड़िया निकाल कर मेज पर रख दी। साफिया ने सारी बात बताई। कस्टम अधिकारी ने स्वयं उस अपने हाथ से बैग में पुड़िया रख दी। जब साफिया चलने लगी, उस कस्टम अधिकारी ने कहा मोहब्बत तो कस्टम से होकर इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। साफिया से अंत में कस्टम अधिकारी ने कहा जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून मतलब सिख बीबी, उन खातून मतलब महिला, उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। बाकी सब राफ्ता राफ्ता ठीक हो जाएगा। तो इस तरह जो है गाड़ी भारत की ओर बढ़ रही है। स्थानीय पुलिस उतर गई है और हिंदुस्तानी पुलिस जो है सवार हो गई। पाकिस्तानी जो पुलिस थी वहां की, वो उतर गई। साफिया सोचती रही, एक जवान, एक सी सूरत और एक सा लिबास, एक सा लाबो लहजा मैंने आपको बताया था। लाबो लहजा मतलब होता है बोलचाल का तरीका। ठीक है, वो उर्दू की लेखिका थी तो अनायास से उनके उनके जो है लेखन में उर्दू के शब्द आ गए हैं। एक सा अंदाज, फिर भी दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डब्बों के सामने ही कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। साफिया ने अपने हैंड बैग से निकाल कर पुड़िया निकाली। कस्टम अधिकारी से कहा मेरे पास थोड़ा सा लाहौरी
नमक है। साफिया ने सब कुछ अधिकारी को बता दिया और अधिकारी ने साफिया की बात को गौर से सुना और साफिया के नाम सामान का ध्यान रखने का निर्देश देते हुए साफिया से कहा, इस इधर आइए जरा। अधिकारी साफिया को प्लेटफॉर्म के कमरे में ले गया, सामान में सम्मान से बिठाया, चाय पिलाई, एक किताब दिखाई। ठीक है, किसने दिखाई बच्चों, किसने दिखाई? मैं आपको बता रही हूँ, जो है जो वहां का कस्टम अधिकारी था, क्योंकि कस्टम अधिकारी ने क्या कहा साफिया से सब कुछ। साफिया ने उनको जब भारत पहुंचने लगी तो साफिया ने उनको, है ना, अच्छे तरीके से बता दिया। क्या बताया कि मैं जो है अपने वहां से पाकिस्तान से नमक लेके आ रही हूँ और जो है मैं किसी ने मुझसे जो है हमारी पड़ोस में रहने वाली सिख बीबी ने मेरे से लाहौरी नमक मंगाया है, मैं सौगात के तौर पर ले जाना चाह रही हूँ। ऐसा करके उन्होंने पूरा के पूरा वर्णन कर दिया। साफिया ने सब कुछ अधिकारी को बताया और उसने उसकी बात को ध्यान से सुना और वो प्लेटफॉर्म की तरफ उसको ले जाने लगा और साफिया को प्लेटफॉर्म के कमरे में ले गया, सम्मान से बिठाया, चाय पिलाई, किताब दिखाई। उसके टाइटल पृष्ठ पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। देखियो टाइटल पे क्या लिखा था किताब में, शमसुल इस्लाम, है ना, वो उनका कोई मित्र था सुनील दास गुप्त का बचपन का, जिसने की उसको उनको एक किताब भेंट करी थी उनकी पहली सालगिरह पर, जिसमें लिखा था शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946 में जो है एक ऐसा टाइटल के साथ उनको किताब भेंट की। साफिया के पूछने पर सुनील दास गुप्त ने कहा, मेरा वतन ढाका है। ढाका मतलब बंगाल है ना, जहाँ जो कि अलग हो गया था, पहले ये किसमें था, भारत में ही था और ये अलग हो गया था पाकिस्तान और ढाका जो है अलग हो गया था, जिसमें कि काफी सारे लोग बिछड़ गए थे, है ना। तो इसी तरह से उसने जो है कहा कि मेरा वतन ढाका है, दिल्ली मेरा वतन नहीं है। दिल्ली में वो कस्टम अधिकारी का कार्य कर रहा था, लेकिन वो दिल्ली को अपना वतन नहीं कहता। और उस और मेरी सालगिरह पर बंटवारे के एक वर्ष पूर्व, जब बंटवारा हो गया था उसके एक वर्ष पूर्व, उसके बचपन के दोस्त ने यह किताब उसे को भेंट दी थी। अपनी जमीन, अब कौन कह रहा है, सुनील दास गुप्त कह रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है अपनी जमीन अपनी पानी की यादों में खोए, वो खो गए अपनी जमीन, जहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बच्चों, है ढाका में हुआ था। वो अपनी जमीन, वो वहाँ के लोग, वहाँ की पानी और वहाँ की यादों में वो खो गए। उठते वक्त उन्होंने नमक की पुड़िया साफिया के बैग में रख दी और स्वयं उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। ठीक है, जिससे कि कोई उन्हें कुछ कह ना सके, टोक ना सके, पीछे पीछे साफिया चली। जब अमृतसर के पुल पर साफिया चढ़ रही थी, पुल की ओर सबसे निचली सीढ़ी के पास सुनील दास गुप्त सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। ठीक है बच्चों, आप खड़े थे। साफिया सोच रही थी किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है। ऐसा जो है लेखिका सोचने लगी कि किसका वतन कहाँ है, इस तरह से। और दोनों कस्टम अधिकारी ने उसकी अच्छे से मदद की, जो कि एक जो सुनील दास गुप्त था और दूसरा जो उस पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी थी, उसने भी जो है उसकी मदद करी। किसकी मदद करी, साफिया की मदद की। और वो जो है लाहौरी नमक लेके जो है दिल्ली जो है वापस पहुंच गई। तो इस तरह से ये कहानी जो है बच्चों हमें सिखाती है कि इंसानियत जो है सबसे बड़ा कानून है, उससे बड़ा कोई कानून नहीं है ना। तो हमें सबके लिए जो है अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए। ठीक है, ये संदेश भी देती है कहानी, हमको संदेश क्या देती है इस कहानी में, कहानी से लेखिका पाठकों को यह संदेश देना चाहती है कि यदि पड़ोसी देशों के निवासी एक दूसरे की भावनाओं को समझे और उन्हें सम्मान दे, तो दोनों देशों के दिलों में खींची सीमाएं जो है समाप्त हो जाएंगी। ये संदेश देना चाहती है वो। तब भौतिक सीमाओं पर होने वाला तनाव और युद्ध की शंकाओं में के बादल जो है स्वयं ही छट जाएंगे। भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के संबंध में यह सद्भावना और भी आवश्यक एवं प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि तीनों देशों के लोग एक दूसरे
से खून का रिश्ता है। ठीक है बच्चों, आपको ये आशा कर रही हूँ समझ में आ गया होगा कि जो है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि आज भी ये हमारे पड़ोसी देश हैं और कभी ये भारत में ही थे, और आज भी जो है ये यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई है ना। वर्तमान समय में आज यह मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज के तो लेखिका कहना चाहती है कि पड़ोसी देशों के साथ जो है एक दूसरे की भावनाओं को हमें समझना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, और दोनों देशों के दिलों में जो खींची हुई जो सीमाओं की दीवार है वो जो है अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। और भौतिक समय में क्या हो रहा है, वहां पे तनाव हो रहा है, युद्ध की आशंकाओं के बादल कह रही है स्वयं ही अपने आप छट जाएंगे। तो जो लेखिका के मन में जो द्वंद चल रहा था, किस बात का द्वंद, कि मन में द्वंद था कि वह नमक की पुड़िया को चोरी छिपा के ले जाए, कैसे ले दिखा के ले जाए। अंत में उसने ये फैसला कर लिया कि वो नमक को जो है, नमक की पुड़िया को दिखाकर ही ले जाएगी। सिख बीबी, देखो बच्चों, ये रजिया सज्जाद जहीर की जो कहानी है, ये जो है भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण विस्थापित हुई लोगों के दिलों में बसी हुई भावनाओं को प्रकट करने वाली कहानी है। इस कहानी के अनुसार लेखिका इसमें साफिया, ठीक है, अपने पड़ोस में रहने वाले सिख बीबी के कीर्तन में सम्मिलित होने गई और उन्होंने सौगात के तौर पर जो है लाहौरी नमक की उनसे आशा की। तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि लेखिका नमक की जो पुड़िया थी उसको किन्नू की टोकरी में रखा, और जब साफिया का सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला तब उसने निर्णय किया मोहब्बत का तोहफा नमक चोरी से नहीं, छिपा कर नहीं ले जाएगी। उसने बैग से नमक की पुड़िया निकाल कर हैंड बैग में रख दी और कस्टम अधिकारी के समक्ष पहुंच गई। और उसने उनसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले, तो उसने अपना वतन दिल्ली बताया, दिल्ली मतलब दिल्ली बताया। लेखिका ने स्वयं को लखनऊ की का बताया, उसने कहा कि मैं लखनऊ की हूँ। लेखिका ने हैंडबैग से नमक की पुड़िया निकालकर उसके समक्ष रख दी। कस्टम अफसर ने साफिया की बात सुनकर नमक की पुड़िया को साफिया के बैग में वापस रख दिया और क्या कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना, उन खातून को यह नमक देते वक्त कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, और बाकी सब रास्ता रास्ता ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये कहानी जो है हमें क्या सीख देती है बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने किसी से लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या न रखकर हमें प्रेम और प्यार से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ये नहीं उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है ना। तो इंसान को जो है जहाँ उसका जन्म होता है, जहाँ उसका पालन पोषण होता है ना, जहाँ जहाँ उसके रिश्तेदार होते हैं, जहाँ उसकी है बचपन में जहाँ उसने पढ़ाई की है, उस जगह से अपने आप ही उसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, प्रेम होता है। वो उसे चाह कर भी नहीं भूल पाता, जब भी उसे याद आती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे कि सिख बीबी का की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो लाहौर का नाम सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस बात की सत्यता भी है कि मानचित्र पर एक लकीर तो खींच देने भर से जनता नहीं बट जाती। ठीक है बच्चों, जनता नहीं बढ़ जाती, जमीन का विभाजन तो हो जाता है किंतु जनता अपने मूल स्थान में ही अटका रहता है। कहानी में पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी और भारतीय कस्टम अधिकारी क्रमशः दिल्ली और ढाका को अपना वतन स्वीकार करते हैं। सिख बीबी लाहौर का नमक चाहती है, भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका के नारियल पानी को स्वादिष्ट मानता है, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम कहता है। उसे विश्वास है कि एक दिन हम पुनः एक जैसे पहले की जैसे हो जाएंगे। आशा कर रही हूँ आपको यह समझ में आया होगा, और इसी के साथ जो है इसका जो सारांश है पाठ का हमने आपको करा दिया है। अब इसमें से जैसे प्रश्न बनेगा, नमक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या ये भी कह सकता है नमक कहानी का प्रतिपाद्य का विषय क्या है ना, इस कहानी के माध्यम से लेखिका पाठकों को क्या संदेश देना चाहती है, या फिर नमक कहानी का सारांश संक्षेप में अपने शब्दों में बताइए। तो तीनों ही 3 तरह के प्रश्न इसके अंदर छिपे हुए हैं। तो साफिया ने बता दिया कि प्रेम इंसानियत और शालीनता को कानून से ऊपर मानती है, इसकी नमक ले जाने की प्रतिबद्धता को प्रकट करती है। भाई के ये कहने पर आप नमक नहीं ले जाएगी, बदनामी होगी। तो क्रोध की अधिकता में साफिया की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये कहानी हमें संदेश देती है। इसी के साथ इसके प्रश्न उत्तर को जो है हम
तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यह पार्ट आपका समाप्त हो जाएगा। आशा कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। खूब अच्छे से वीडियो को पॉज कर करके देखें, रोक रोक के देखें और कई बार वीडियो को देखें और फिर कॉपी और पेन लेके बैठे और इसको पूरा के पूरा कॉपी में उतारें और अच्छे से याद करें। बार बार पढ़ने से चीजें समझ में आने लगती है। पहली बार में समझ नहीं आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा, तीसरी चौथी कई बार आपको देखना पड़ेगा, तब ये जो है आपको पाठ आसानी से समझ में आएगा और इसकी कहानी समझ में आते ही आप प्रश्न उत्तर कर लोगे और आपके पेपर में जो है बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ठीक है, ऐसी मैं आशा आपसे रखती हूँ। तो बच्चों खूब इसे पढ़िए खूब अच्छे से और यदि वीडियो आप अगली वीडियो चाहते हैं तो इसका लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सरस्वती दत्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी अगर सुझाव देना चाहते हैं या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आपको तो इस पर कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।